गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो है पहला चरण पढ़ लिया था। पहले चरण में जो है हमने पढ़ा कि स्टेटस जर्नल के अधिवेशन से बास्तील का पतन तक कि किस तरह से स्टेटस जर्नल का मजबूरी बस राजा को अधिवेशन बुलाना पड़ा था, और फिर जो है बास्तील का जो पुराना दुर्ग था जिसमें कैदियों को रखा जाता था, कैसे जो है उसका जो पतन हुआ था और आम जनता के असंतोष के कारण आम जनता की जो भीड़ थी उसने किस प्रकार से वहां से बास्तील के दुर्ग को खंडित करके वहां कैदियों को रिहा करवा लिया और वहां से गोला बारूद हथियार प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 17 जून 1789 को जो तीसरा जो वर्ग था, साधारण वर्ग के लोग जिसमें शामिल थे, स्टेटस जर्नल का जो तीसरा जो पार्ट था, तीसरा जो सदन था, उसमें साधारण जो वर्ग था, साधारण वर्ग ने 17 जून 1789 को जो है अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया था। तीसरे सदन के अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित करते ही राजा पे दबाव बढ़ गया, और राष्ट्रीय सभा के बाद जो है थोड़े समय पश्चात उन्होंने 9 जुलाई 1789 को अपने हाथ में नया संविधान फ्रांस का लिखने की जो है जो कोशिश थी वो अपने हाथ में ले ली, और फ्रांस का जो है नया संविधान वो लिखने लग गए। तो उन्होंने जो है फ्रांस का संविधान लिखने के कारण अपने आप को राष्ट्रीय सभा से राष्ट्रीय संविधान सभा बना लिया, राष्ट्रीय संविधान सभा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो तीसरा स्टेटस जर्नल का जो तीसरा सदन था, जिसमें साधारण वर्ग शामिल था, जिसमें आम जनता के प्रतिनिधि शामिल थे, उन्होंने अपने आप को 17 जून को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया। फिर जो है 9 जुलाई को उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय संविधान सभा घोषित कर लिया, और राष्ट्रीय संविधान सभा जब उन्होंने अपने आप को घोषित किया तो उनका जो निर्णय था, उनके जो आगे मुख्य कार्य थे वो संविधान निर्माण को लेकर के थे। तो नया संविधान निर्माण के लिए जो है राजा पे भी दबाव बढ़ाया गया, और राजा ने जो है विवश होकर 17 जुलाई 1789 को जो है राष्ट्रीय संविधान सभा को नया संविधान लिखने की अनुमति दे दी, और राष्ट्रीय संविधान सभा ने जो है 2 वर्ष के कार्यकाल में संविधान निर्माण का काम पूरा किया। ये 2 वर्ष का जो समय था, अक्टूबर 79 से लेकर के अक्टूबर 1789 से लेकर के जो है ये सितंबर 1791, यानी कि अक्टूबर 1789 से लेकर के ये सितंबर 1791 में इन्होंने जो है 2 साल के छोटे से कार्यकाल में फ्रांस का लिखित संविधान तैयार कर दिया। और इस लिखित संविधान में जो उस समय की तत्कालीन समाज की जो सामाजिक समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, चाहे वो राजनीतिक समस्याएं थी या फिर धार्मिक समस्याएं थी, उन सभी मुद्दों पे चर्चा की गई, और उनमें सभी नागरिकों के लिए समान रूप से जो है अधिकारों की वहाँ पे बात की गई। और 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने एक संविधान, लिखित संविधान तैयार कर लिया। तो उनके द्वारा लिखित संविधान में नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त की, उन्होंने क्या जो है कठिनाइयां शुरुआत में झेली, क्योंकि जब वो नया संविधान लिखने लगे तो उनको हर पक्ष, समाज के हर पक्ष को ध्यान में रख कर के वो संविधान का जो है निर्माण उन्होंने किया। तो उसमें जो है कुछ ऐसे भी जो प्रतिनिधि शामिल थे जो कि आम जनता को सारी ही सुख सुविधाएं नहीं देना चाहते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी जो है राष्ट्रीय संविधान सभा ने किया, और उन चुनौतियों का सामना करते हुए, उन कठिनाइयों से पार निकल कर जो है उन्होंने 2 साल के कार्यकाल में नए संविधान का निर्माण कर लिया। और इस नए संविधान में आम जनता को क्या सुविधाएं प्राप्त हुई, क्या उन्होंने जो है सामाजिक सुविधाएं प्राप्त की, क्या उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, और क्या उनको जो है आर्थिक मामलों में क्या सुलभता, क्या सुविधा मिली, क्या उनको जो है धार्मिक मामलों में सुविधा मिली। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय संविधान सभा ने जो संविधान निर्माण किया उसमें आम जनजीवन के लिए क्या था, तो उनकी चर्चा अब हम क्या करेंगे कि राष्ट्रीय संविधान सभा ने किन उपलब्धियों को जो है हासिल किया, कौन कौन सी उपलब्धियां उसने जो है प्राप्त की।
तो इस प्रकार से विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए और विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए राष्ट्रीय संविधान सभा ने नए संविधान का निर्माण कर लिया और इस नए संविधान के निर्माण के पश्चात जो है उसे काफ़ी सारी उपलब्धियां मिली, काफ़ी सारी सफलताएं मिली, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक सफलताओं की। सामाजिक सफलताएं। सामाजिक सफलताओं में जैसे कि संविधान सभा ने 4 अगस्त 1789 की अपनी बैठक में जो है फ्रांस के सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की और उन्होंने देखा कि समाज जो है किस तरह से आम जनता जो है विभिन्न पाबंदियों में जकड़ी हुई है, विभिन्न तरह की जो है बंदिशें उस पे हैं, तो वो कैसे हटाई जाएंगी। उन्होंने कोशिश की यहाँ से दास प्रथा को उन्होंने खत्म कर दिया। सबसे पहले दास प्रथा का अंत कर दिया उन्होंने, और दास प्रथा के साथ साथ जो है सामंतवादी जो प्रथा थी, सामंती जो प्रथा थी उसका भी उन्होंने अंत कर दिया। तो इस तरह से दास प्रथा का अंत करना, पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े जागीरदार थे, सामंत थे, या जो बड़े तबके के जो पादरी होते थे, उच्च कुलीन होते थे, तलवार के कुलीन जो कहलाते थे, वो बहुत बड़ी मात्रा में दास रखते थे। तो अब यहाँ पे दास रखना जो है बिल्कुल मना कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है दास नहीं रख सकता है। और यहाँ पे सामंती जो प्रथा चली आ रही थी, सामंतों के पास राज्य की बड़ी बड़ी भूमियों के भाग थे, बड़ी बड़ी भूमियाँ थी जिसपे जो है सामंतों ने अपने ही कब्जे जमा रखे थे। पहले तो क्या होता था कि राजा जो है सैनिक सहायता के बदले में सामंत को भूमि का टुकड़ा दे देता था, और वो भूमि का टुकड़ा वो जागीर जो है सामंत उस पे जो है स्वयं जो है कर लगाता था, और राजा के आदेश के अनुसार ही वो कर निर्धारित किए जाते थे, वो कर लगाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इस प्रथा में काफ़ी सारी कमियां आ गई और सामंत जो है इसका ज़्यादा फायदा उठाने लग गए और आम जनता को परेशान करने लग गए। तो इस प्रथा से आम जनता परेशान थी। सामंत दिन प्रतिदिन विलासी हो रहे थे, अपनी मनमर्जी के कर लगा रहे थे, राजा के पास कर का हिस्सा बहुत कम पहुंच रहा था, और यहाँ पे सैनिक सहायता भी उसको अगर समय पे मिल रही थी तो सेना भी जो है उसको सही रूप से तैयार सेना, जो कुशल सेनापति होते हैं और प्रशिक्षित सेना होती है, वो नहीं मिल रही थी। तो इस प्रकार से सदियों से चली आ रही जो सामंतवादी प्रथा थी और जो दास प्रथा थी उसका यहाँ पे बिल्कुल अंत किया। तो दूसरी इनकी जो मुख्य सफलता थी वो थी प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक कह के संबोधित करना। अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कहेगा कि तुम नीच वर्ग से हो, या तुम साधारण वर्ग से हो, तुम आम व्यक्ति हो, या तुम कुलीन हो, पादरी हो, उनको अलग अलग तरह से नहीं संबोधित किया जाएगा, बल्कि हर व्यक्ति को नागरिक कह के ही संबोधित किया जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को इस समानता का ये अधिकार मिल गया कि हर व्यक्ति को समान समझा जाएगा और समान समझ के ही उसको समानता के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाएगा और उसको जो है नागरिक कहा जाएगा। तीसरा जो है सामाजिक जो सफलता थी वो थी कि योग्यता के आधार पर ही जो है पदों का बंटवारा होगा। यहाँ पे जब उन्होंने समाज में समानता को लागू करने की पहल की तो यहाँ पे ये भी हुआ कि पहले क्या था, अब जो फ्रांस का जो राजनीति थी, जो समाज था, उसमें यदि कोई भी बड़ा पद प्राप्त करना चाहता है तो उसमें पैसे के बल पे वो पद खरीदे और बेचे जाने लग गए थे। जहां हमने पीछे पढ़ा कि फ्रांस आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा था शासकों की विलासिता के कारण और उच्च वर्ग की विलासिता के कारण जो है, और इसी कारण से वो जो है ऋणग्रस्तता इतनी बढ़ गई कि वो पद जो थे, सरकारी जो पद थे, बड़े बड़े जो पद थे, वो खरीदे और बेचे जाने लगे। उसमें योग्य व्यक्ति ना होकर के केवल जो है विलासी व्यक्ति भरते चले गए, और उनमें योग्यता तो थी नहीं, केवल उन्होंने उस पद को प्राप्त कर लिया था। अब क्या था, राष्ट्रीय संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया तो इसमें उन्होंने ये प्रावधान रखा कि योग्यता के आधार पे ही पद किसी भी व्यक्ति को दिया जाएगा, ना कि उसके जो है पैसे के रुतबे के आधार पे। तो समानता के साथ साथ उन्होंने योग्यता के आधार पे जो है पद की प्रतिष्ठा तय की। फोर्थ जो सामाजिक जो सुधार हुआ था उसमें जो चर्च दशांश जो टीथ नाम का जो कर लगाता था,
टीथ जो कर लगाता था, या टीथ या टाइथ भी इसको बोलते हैं, फ्रांस में जो भूमि का 10 जो किसी भी किसान की आय का जो 10वां भाग है वो जो है चर्च का हिस्सा होता था। चर्च ये कर जो है आम जनता पे लगाता था, और ये कर जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से चर का जो टीथ या टाइथ नाम का जो कर था वो जो है आय का 10वां भाग चर्च जो है लोगों पे लगाता था, और ये दशांश जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया यहाँ पे। और समाज में समान रूप से करों का जो है निर्धारण किया गया, जिसमें पादरियों पे भी जो चर्च के बड़े बड़े पादरी थे और जो कुलीन लोग थे उनके ऊपर भी समान रूप से करों को लगाया गया था। इस प्रकार से फ्रांस में जो है दास प्रथा और समंती प्रथा का पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया, खत्म कर दिया गया उसको, और हर व्यक्ति को जो है नागरिक कह के जो है पुकारा जाने लगा। योग्यता के आधार पे ही जो है समान रूप से पदों का जो है आवंटन किया गया। चर्च जो है दशांश लोगों पे लगाता था, टाइथ जो कर था वो लगाता था, उसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया, और यहाँ पे जो है पादरियों पे भी कुलीनों पे भी समान रूप से करों को आम जनता की तरह उनके ऊपर भी वो करों को लगाया गया। तो दूसरी जो सफलताएं थी वो थी नागरिक अधिकारों की घोषणा। तो दूसरी जो मुख्य सफलताएं राष्ट्रीय संविधान सभा की थी वो थी नागरिक अधिकारों की घोषणा। तो यहाँ पे जो है 1789 का जब संविधान लिखा गया तो उसमें जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी की मुख्य राजनीतिक विचारधाराओं को शामिल किया गया। हालांकि ये सारी चीजें 18वीं शताब्दी की हैं, हम 18वीं शताब्दी की बात अब कर रहे हैं, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी यानी कि आगे की सोच करके कि आगे क्या कैसी जो है राजनीतिक प्रक्रियाएं होंगी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, तो उस हिसाब से ध्यान में रख करके ही जो है आगे नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। यहाँ पे जब नया संविधान निर्मित किया गया तो नए संविधान के निर्माण में जो है नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई, जिसमें विभिन्न प्रबुद्ध दार्शनिकों का योगदान था, और इन नागरिक अधिकारों की जो घोषणा की गई थी इन पे इंग्लैंड और अमेरिका के संविधान का भी जो है काफी प्रभाव पड़ा था। तो इनमें जो है क्या क्या प्रावधान रखे गए थे, तो इसमें जो रखा गया था वो सबसे पहला प्रावधान था कि सभी मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सबको आजादी से जीने का जो है हक है। हर इंसान आजादी से जी सकता है, वो आजाद पैदा हुआ है, उसके ऊपर जो है समाज जरूरत से ज्यादा बंदिशें नहीं लगा सकता है। तो हर व्यक्ति समान है और स्वतंत्र पैदा हुआ है, तो आजादी से जीने का पूरा पूरा हक जो है हर व्यक्ति को है। तो दूसरा जो नागरिक अधिकारों में जो चर्चा की गई वो है कि योग्यता के अनुसार सरकारी पद प्राप्त करना। योग्यता को इसमें जो है मुख्य रूप से ध्यान में रख करके ये प्रावधान किया गया कि योग्यता के आधार पे ही सरकारी पद जो किसी भी व्यक्ति को मिलेगा, ना कि उसका कुलीन होने के आधार पे या पादरी होने के आधार पे या फिर उसके पास अधिक संपत्ति होने के आधार पे किसी भी पद को किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति जिस पद के योग्य होगा उस योग्यता के आधार पे ही किसी भी व्यक्ति को कोई भी पद जो है कानूनी पद दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये निर्धारित किया गया कि जो भी राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन बनाए जाते हैं, राजनीतिक संगठन तो कोई भी जो राजनीतिक संगठन है वो बनाए जाते हैं जनता के हित के लिए, जनता के लिए ही वो काम करने के लिए कोई भी राजनीतिक संगठन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक संगठनों का उद्देश्य जो है जनता का हित करना ही होना चाहिए, न कि जो है अपनी जेबें भरना या अपने ही हितों के लिए काम करना। तो राजनीतिक संगठनों का उद्देश्य, जो भी आगे राजनीतिक संगठन बनाए जाएंगे उनका उद्देश्य आम जनता की भलाई करना ही होगा। पहले की तरह वो जो है अपने पद का, अपने जो प्रतिष्ठा है उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो अधिकारों की घोषणा में बात कही गई वो था
कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने विचारों की स्वतंत्रता होगी। विचारों की स्वतंत्रता की इसमें बात की गई कि कोई भी व्यक्ति है वो स्वतंत्र पैदा होता है, वो समान है। सभी लोगों को अपने विचार प्रकट करने का, चाहे वो लिख के प्रकट करे, चाहे वो जो है इकट्ठे होके प्रकट करे, चाहे वो जो है सभा करके जो है अपने विचारों को किसी के सामने जो है प्रकट करे। अपने विचारों को प्रकट करने का हर व्यक्ति को हक है। तो ये बात जो है पूर्ण रूप से सभी लोगों के लिए थी कि सभी व्यक्तियों को अपने विचार प्रकट करने का हक है। वो विचार जो है लिख के और जो है प्रकट कर सकता है, वो अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकट कर सकता है। वो विचार जो है इकट्ठे होके सभा के रूप में किसी के सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो अपने विचारों को प्रकट करने का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हर व्यक्ति के पास है, लेकिन वो विचार राज्य के जो है हित के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। मतलब उससे राज्य को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति है स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को जो है प्रकट कर सकता है। तो कानूनी रूप से कोई अनुचित विचार जो कि राज्य के विरुद्ध हो, उसकी जो है अवहेलना नहीं होने की। तो अगली जो नागरिक अधिकारों की घोषणा में अगली जो बात कही गई वो था कि कोई भी व्यक्ति है वो संपत्ति रखने का अधिकारी है। संपत्ति वो रख सकता है, लेकिन अनुचित रूप से जो है संपत्ति वो कमा नहीं सकता। अनुचित तरीके उसके लिए वो यूज नहीं कर सकता। सही तरीके से कमा करके कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति अपने पास रख सकता है। अनुचित रूप से ना तो वो संपत्ति कमा सकता है, न ही अनुचित रूप से जो है वो अपने पास संपत्ति रख सकता है। अनुचित रूप से संपत्ति का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति से किसी तरह का जो हम मुआवजा ले ले, किसी अन्य व्यक्ति को जो है वो दबा करके उससे जबरदस्ती जो है उसकी संपत्ति का अपहरण करे, या फिर उससे जो है, कहने का मतलब है चोरी लूटपाट से जो है कोई भी व्यक्ति संपत्ति नहीं रख सकता। वो उचित तरीके से कमा करके जो है अपने पास कितनी भी संपत्ति रख सकता है। उसके बाद जो है इसमें बात की गई नागरिक अधिकारों में वो थी कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान है, और उस समानता को इसलिए इस नज़र से देखा गया कि कानून की इच्छा भी हर व्यक्ति के लिए समान है। मतलब सभी व्यक्तियों पे जो भी नियम कायदे कानून है वो सारे ही लोगों पे समान रूप से लागू होते हैं। ये नहीं है कि उसके लिए भी जो है वर्ग निर्धारित किए जाएंगे कि उच्च वर्ग पे लागू ये होता है, निम्न वर्ग पे ये होता है। नहीं, सारे ही लोगों पे समान रूप से जो है सारी ही बातें लागू होती है। कानून की जो इच्छा है, कानून सबके लिए जो है समान है। हाँ, हर व्यक्ति जो है कानून का उसको सम्मान करना होगा। ये नहीं है कि वो कानून की कोई भी व्यक्ति अवहेलना करे। तो नेक्स्ट जो प्रावधान था इसमें नेक्स्ट जो प्रावधान रखा गया वो था राजसत्ता। राजसत्ता जो है राष्ट्र में राजसत्ता राज्य और संसद में ना मानकर राष्ट्र में मानी जाएगी। तो राष्ट्र में राजसत्ता मानी जाएगी। अब जो है राज्य और संसद में नहीं मानी जाएगी। पहले क्या था कि जब पहले राजसत्ता थी, राजसत्ता मतलब राज करने के जो अधिकार थे वो राजा के पास थे, और राजा के पास जो अधिकार थे वो अधिकार जो है निम्न जो सदन थे, चाहे वो पार्लियामेंट थी, संसद थी, स्टेटस जनरल था, उनमें बटे हुए थे। तो अगर राजा ज़्यादा शक्तिशाली है, उस पर उच्च जिन लोगों का भी प्रभुत्व है, तो उनके अनुसार ही सारी जो है नियम आगे बनाए जाते थे और उनके अनुसार ही राज सत्ता चलती थी। लेकिन अब यहाँ पे ये घोषणा कर दी गई कि जो राज सत्ता है वो जो है संसद या किसी भी अन्य संस्था के जो है दायरे में रह करके जो है अधिकारों को नहीं लिखेगी या उसके अनुसार उनके दायरे निश्चित नहीं करेगी, अपितु एक राष्ट्र सोच करके कि एक देश है और उस देश में जो है जनता रह रही है, वो सभी लोग जो है समान हैं, उनके हितों को ध्यान में रख करके ही आगे समान रूप से एक राष्ट्र के लोगों के लिए जो है आगे कोई भी कानून या राजनीतिक कोई भी प्रावधान आगे लागू किया जाएगा। तो ये जो है इसमें निर्धारित किया गया। आगे जो बात की गई इसमें व्यक्तिगत जो नागरिक अधिकारों की घोषणा में वो थी
प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी जो धर्म है उसका पालन कर सकता है। हालांकि पीछे हमने पढ़ा कि रोमन कैथोलिक चर्च का राज सत्ता पे, राजा पे प्रभुत्व था। राजा भी जो है रोमन कैथोलिकों को छोड़ करके अन्य लोगों पे, चाहे वो प्रोटेस्टवादी थे, चाहे वो ईसाई थे, सारे लोगों पे अत्याचार करता था। उन पे जबरदस्ती जो अमानवीय जो कर थे वो लगाए जाते थे और उनसे हर तरह से दुर्व्यवहार किया जाता था। तो यहाँ पे ये प्रावधान कर दिया गया नागरिक अधिकारों की घोषणा में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको ये पाबंदी नहीं है उसके ऊपर कि वो जो है रोमन कैथोलिक ही हो या प्रोटेस्टवादी ही हो या फिर ईसाई हो या कोई भी हो। तो हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता यहाँ पे मिल गई कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है। फिर उसके बाद जो है अगला जो प्रावधान था वो ये था कि सभी लोगों पर उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर लगाया जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देखी जाएगी कि इस व्यक्ति के पास जो है कितनी आय है, आय के जो है साधन है वो कितने हैं और वो जो है उन साधनों से उसको आय कितनी हो रही है, तो उसको देख करके ही कर लगाया जाएगा। ये नहीं है कि कोई 100 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी उतना ही कर दे और जो है 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी उतना ही कर दे। तो उसकी इनकम के अनुसार हर व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाएगा, न कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो है उच्च वर्ग के लोग तो बिल्कुल भी कर नहीं देते थे और आम जनता जो है सारे करों का वहन करती थी, जबकि आय उच्च वर्ग के लोगों के पास ही होती थी और आम जनता के पास आय न के बराबर थी। तो इस तरह से ये जो है बात कही गई कि आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति करों को वहन करेगा, आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति करों को देगा। तो आगे इस घोषणा पत्र में जो है ये सारी ही बातें कही गई। हालांकि इस घोषणा पत्र में कही गई बातों से जो है वैसे कुछ हद तक तो नागरिक अधिकारों की जो ये घोषणा थी कुछ हद तक तो अपने कार्यों में सफल हुई, लेकिन इसमें काफ़ी सारी कमियां भी थी और जिन कमियों को जो है आगे मानव इसमें कुछ कमियां भी थी, लेकिन फिर भी इन छोटी मोटी कमियों के आधार पे जो है हम ये नहीं नकार सकते कि जो ये नागरिक अधिकारों की घोषणा थी उसमें आम जनता कितनी खुश थी और उनको कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता, कितनी आज़ादी और कितने ही अमानवीय चीज़ों से, अमानवीय करों से और उनके ऊपर जो अमानवीय बंदियां लगी हुई थी, जो वो जकड़े हुए थे एक समाज की उस व्यवस्था में, उससे इन्होंने नागरिक अधिकारों की घोषणा ने उनको बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार इस प्रकार जो फ्रांस का जो इतिहास था उसमें ही नहीं अपितु पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में जो है ये राष्ट्रीय संविधान सभा ने जो नागरिक अधिकारों की घोषणा थी सारे पूरे विश्व के लिए जो है आगे एक इसने आधार तैयार कर दिया। तो उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में क्या सफलताएं प्राप्त की। आर्थिक क्षेत्र में सफलताएं, तो स्टेटस जर्नल ने जो है फ्रांस की आर्थिक जो स्थिति थी वो बिगड़ रही थी और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही जो है ये अधिवेशन स्टेटस जर्नल का बुलाया गया था। उस आर्थिक संकट से उबारने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें की और उन कोशिशों में जो है वो कोशिशें की गई कि आर्थिक रूप से एक ऐसा ढांचा तैयार कर लिया जाए फ्रांस के लिए जिसमें फ्रांस की ऋणग्रस्तता कम हो, आम लोगों के ऊपर जो करों का, अमानवीय करों का जो बोझ है वो आम जनता का जो करों का बोझ है वो हल्का हो जाए और कर भी अब समान रूप से लगाए जाए। तो इस प्रकार से जो है इसमें सबसे पहला कदम ये था कि आम जनता को जो है 3 तरह के ही कर देने होते थे, जिसमें आयकर, संपत्ति कर
भूमिकर, संपत्ति कर, भूमिकर, संपत्ति कर और व्यापार पर कर, व्यापार पर कर। तो ये जो 3 तरह के कर थे, जिसमें भूमि जिन लोगों के पास थी वो भूमि पे कर देते थे, जो आम जनता थी मजदूरी करती थी, या उनके जो संपत्ति के साधन कोई और थे तो वो संपत्ति पे कर देती थी। ये नहीं था कि वो संपत्ति पे भी कर देगी, आय पे भी कर देगी, नमक कर भी देगी, वो आटा चक्की पे जाने के लिए आटा पिसवाने का कर भी देगी, वो जो विभिन्न तरह के जो कर थे, वो चर्च कर भी देगी, ये कर भी देगी, वो कर भी देगी। तो इस तरह के जो 40 कर थे, 40 करों का यहाँ पे अंत कर दिया गया। आर्थिक क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सफलता ये कही जा सकती है कि जिसमें आम जनता को करों से मुक्ति मिल गई। यहाँ पे उनको 40 करों से निजात मिल गई। यहाँ पे केवल 3 तरह के कर थे। भूमि हीन जो लोग थे वो भूमि कर नहीं देते थे, और जिनके पास भूमि थी वो भूमि कर देते थे। और जो लोग भूमिहीन थे, केवल मेहनत मजदूरी करते थे, अपनी मेहनत मजदूरी के आधार पर जितनी इनकम होती थी उस इनकम के अनुसार वो कर देते थे संपत्ति कर, जिसको कहा गया। व्यापार पर कर, जो लोग व्यापारी थे, जिनका पेशा व्यापार करना था, उनको व्यापार पे ही कर देना था। तो उनको इस प्रकार से ये नहीं था कि उनकी जो है इनकम के आधार पे भी कर निर्धारित हो, तो उनके लिए जो करों का प्रावधान था वो अब एक सुलभ बना दिया गया। उसको ज़्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन थी उसकी वो हटा दी, और यहाँ पे जो है 40 करों को हटा करके आम जनता को एक राहत दी, जिससे आम जनता ने राहत की सांस ली। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय सभा ने 10 अक्टूबर 1789 को जो एक बिशप था टेलरान, तो टेलरान ने सुझाव दिया कि क्यों ना फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है, जो बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति है, उसको जो है पुनः आय और व्यय को इक्वल लाने के लिए, बजट को इक्वल लाने के लिए क्यों ना जो है चर्च की संपत्ति पे राज्य का कब्जा हो जाए। चर्च की जो संपत्ति है, चर्च उसका क्या करेगा, वो चर्च की जो संपत्ति है उसका जो है उसको विभिन्न जो जन जीवन की सुविधाएं होती हैं, आम जनता की सुविधाओं के लिए उनको यूज करना होता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चर्च ने जो है अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी और बहुत सारी संपत्ति के वो मालिक बन गए। जैसे हमने पीछे पढ़ा भी है कि इतने ज़्यादा जो है वो अमीर हो गए थे, इतने ज़्यादा जो है उनके पास पैसे इकट्ठे थे, इतने ज़्यादा जो है अमीरी थी उनके पास कि एक पादरी के पास जो है 700 शयन कक्ष थे। तो उसके पास और कितनी ज़्यादा संपत्ति होगी, वो तो केवल एक सोने के लिए उसके पास कक्ष थे 700, और भी जो है बेशुमार संपत्ति का वो मालिक होगा। तो ऐसे ही एक पादरी की बात है, ऐसे ही और जितने भी चर्च थे बड़े बड़े, उनके पादरी थे, जो बिशप थे, काउंट थे, बिशकाउंट थे, ये चर्च के पादरी थे। तो ये जो पादरी थे इनके पास काफी मात्रा में संपत्ति थी। तो ये चर्च के एक पादरी थे, एक बिशप थे टेलरा ने ये सुझाव दिया कि क्यों न चर्च की संपत्ति राज्य की हो जाए, तो राज्य का जो है करों का बोझ, जो ऋणग्रस्तता है, जो आर्थिक जो संकट आया है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो राज्य का जो बोझ है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो उसके सुझाव पे चर्च की संपत्ति पे राज्य का कब्जा हो गया, और यहाँ पे पादरियों पे भी और जो कुलीन लोग थे उन पे भी बराबर मात्रा में कर लगाए गए। अगली जो आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने सफलता प्राप्त की वो ये थी कि पादरी और जो आम जनता थी वो सारी ही बराबर मात्रा में यहाँ पे करों का निर्वहन करने लगी। तो यहाँ पे वो पादरी थे चाहे वो निर्धन जनता थी, वो बराबर मात्रा में यहाँ पे करों का वहन कर रही थी और कर दे रही थी। तो यहाँ पे किसी में कोई भेदभाव नहीं हो रहा था, चाहे वो चर्च का पादरी है, चाहे जो है वो निर्धन जनता है, वो सारी ही कर बराबर मात्रा में देगी। हाँ, यहाँ पे एक और बात इन्होंने कही कि जो पादरी वर्ग है वो जो उसकी जो संपत्ति के साधन थे, हालांकि उसकी संपत्ति के साधनों पे अब काफी सारा अंकुश इन्होंने लगा दिया था। तो उनकी संपत्ति के साधनों पे जब इन्होंने अंकुश लगाया तो ये कहा कि निर्धनों को और पादरी लोगों को जो भी दान देना है वो राज्य देगा। लोग जो है उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो चर्च को दान देंगे, चर्च में जो है वो अपनी आय का 10वां भाग देंगे।
या फिर निर्धन जो लोग हैं, गरीब जो जनता है, उनको भी थोड़ा बहुत दान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से वो राज्य ने स्वयं जो है ये अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले लिया कि इन लोगों पे राज्य स्वयं जो है दान देगा, स्वयं जो है उनकी सहायता करेगा, आम जनता को उससे कोई सरोकार नहीं था। अगला जो मुख्य सफलता थी आर्थिक क्षेत्र में, वो थी चर्च की संपत्ति द्वारा जो है चर्च की जो संपत्ति थी उसको राष्ट्र उपयोग में जो है लाया गया, और यहाँ पे कागजी मुद्रा की शुरुआत कर दी गई। कागजी मुद्रा की शुरुआत कर दी गई, तो इतनी ज्यादा कागजी मुद्रा जो है यहाँ पे निर्मित की गई, जितनी की चर्च की संपत्ति थी उनको सारी ही संपत्ति को कागजी मुद्रा में जो है बदल दिया गया। अगली जो आर्थिक क्षेत्र की मुख्य सफलता थी वो थी कि 1791 में जो है गिल्ड सिस्टम को खत्म कर दिया गया, और यहाँ पे जो है बड़े उद्योगों को लगाने के लिए सरकार ने अनुमति दी, और जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाए, ऐसे उन्होंने गाइडलाइंस निर्धारित की। अगला जो है उन्होंने जो है व्यापार को विकसित करने के लिए जो विभिन्न चुंगियां लगती थी, विभिन्न जो कर जो है जनता को देने पड़ते थे, उन करों को जो है बिल्कुल अंत कर दिया गया। तो इस प्रकार से इन सभी आर्थिक सफलताओं के चलते जो राष्ट्रीय संविधान सभा ने जो है बहुत ही ज़्यादा अपनी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। यहाँ पे हमने पहले बात की थी सामाजिक सफलताओं की, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो पहले का जो समाज था उसमें बदलाव आए और लोगों को समानता का अधिकार मिला, और लोग समान रूप से जो है पद प्राप्त करने लग गए। यहाँ पे दास प्रथा का अंत कर दिया, सामंतवादी प्रथा का अंत कर दिया। नागरिक अधिकारों के घोषणा में भी हमने देखा कि लोगों को नागरिक कह के बुलाया जाने लगा। संपत्ति पे जो है समान रूप से जो है उनका हक कर दिया गया कि अमानवीय तरीके से कोई भी व्यक्ति संपत्ति नहीं कमाएगा, और अमानवीय तरीके के अतिरिक्त जितनी भी संपत्ति वो कमाएगा वो उसकी होगी, राज्य की ना होकर के उसकी होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रावधान जो है नागरिक अधिकारों की घोषणा में भी किए। नागरिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है, और आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारी सफलताएं जो है राष्ट्रीय संविधान सभा ने हासिल की। तो उसमें आर्थिक क्षेत्रों में हमने देखा कि कैसे जो है उन्होंने विभिन्न करों से आम जनता को मुक्ति दी, और यहाँ पे उन्होंने जो है भूमि कर और संपत्ति कर और केवल व्यापार पे ही कर लगाए, बाकी के जो 40 तरह के कर थे आम जनता को उससे बिल्कुल मुक्त कर दिया। उसके बाद जो है एक चर्च के पादरी थे बिशप टेलर, उसके सुझाव पे चर्च की संपत्ति पे राज्य का कब्जा हो गया। यहाँ पे राज्य का जो आर्थिक जो बोझ था उससे उसको थोड़ी सी मुक्ति मिली। फिर जो बिशप टेलर के बाद जो उन्होंने ये भी निर्धारित किया उसके बातों के मद्देनजर रखते कि पादरियों पर भी समान रूप से कर लगाया जाएगा, सामंतों पे भी समान रूप से कर लगाया जाएगा, और ये कर जो है उनकी संपत्ति के आधार पे लगाया जाएगा कि किसी व्यक्ति के पास 1 लाख की संपत्ति है तो उसी आधार पे वो कर देगा, 100 रुपए की संपत्ति है उसी आधार पे वो कर देगा। तो पादरी और जो निर्धन लोग हैं उनको जो भी जो है दान देने की जो प्रक्रिया होती थी, पहले की आम जनता जो है पादरियों को दान देती थी, अपनी आय का 10वां भाग दशांश टाइथ वो बंद कर दिया गया। ये उनको अगर दान देना है, उनको दान की जरूरत है, निर्धनों को भी अगर धन चाहिए, दान की जरूरत है, तो वो आम लोग नहीं देंगे और जनता नहीं देगी, वो बल्कि केवल राज्य ही उसको वहन करेगा। यहाँ पे कागजी मुद्रा की शुरुआत कर दी गई, चर्च की जितनी संपत्ति थी उसको कागजी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया, और यहाँ पे जो है इतनी सारी आर्थिक सफलताएं उसने प्राप्त की जिससे फ्रांस की ऋणग्रस्तता काफी हद तक जो है सुधार में आ गई। और ये जो राष्ट्रीय संविधान सभा ने जो ये प्रावधान किए थे, चाहे सामाजिक क्षेत्र में थे, चाहे वो जो है नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में थे, चाहे वो आर्थिक जो क्षेत्र में थे, इसमें जो है उनको काफी सारी सुलभताएं प्राप्त हुई। तो यहाँ पे हमने इन 3 जो पार्ट्स हैं, राष्ट्रीय संविधान सभा ने जो 3 क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त की, इनकी हमने चर्चा कर ली है, सामाजिक सफलताओं की, आर्थिक सफलताओं की और नागरिक अधिकारों की जो घोषणा थी उनकी। तो अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि धार्मिक सफलताएं उन्होंने क्या हासिल की, और आगे जो है प्रशासनिक सफलताएं उनकी कौन कौन सी रही। आगे फिर जो है जो संविधान जो निर्माण था उसमें क्या क्या प्रावधान रहे, राजनीति को लेकर के आगे कैसे शक्तियों का बंटवारा हुआ, कैसे जो है
मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिए गए शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को मान करके किस प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं को उन्होंने बांटा और कैसे जो उनकी शक्तियों का उन्होंने बंटवारा किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 3 आप अच्छे से जो है इसको अध्ययन करेंगे, इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप जो है अपने क्वेश्चंस मैसेज करके आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।